क्या होता है बेटा सर इक्विवेलेंट? H2 को रिप्लेस करने के लिए जितना मास चाहिए होता है, 1 या फिर ग्राम उसके साथ रिएक्ट करने के लिए। ठीक हाँ, है 1 ग्राम। देखो, तुम लोगों को ये समझ में आ गया था कि जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, यस सर। है ना। एक तो ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई थी। प्लस में तुम लोगों को अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा बेटा? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट के इक्वल। ठीक है ना। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है बेटा। तो बेटा ये सिंपल कहानी थी जो मैं आपको पिछले क्लास तक यहाँ तक समझा चुका हूँ। हिमांशु, मोनिका, पूजा, सब लोग मुझे बताइए, ये बात तो आपको समझ में आ गई थी ना पिछले क्लास तक? हाँ सर। ना इक्विवेलेंट वेट क्या हो तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालता, आपको बोला था जैसे मोल्स निकालते थे। मोल्स क्या था? मास अपॉन मोलर मास। ऐसे इक्विवेलेंट निकालोगे तो मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट होगा। ठीक है ना। अब बेटा नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आज वो है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। हेडिंग लिखिए लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस सिंपल है बेटा, ये बोलता है वन इक्विवेलेंट ऑफ एन एलिमेंट कंबाइंस विद वन इक्विवेलेंट ऑफ अदर। क्या बोलते हैं बेटा? वन इक्विवेलेंट ऑफ एन एलिमेंट कंबाइंस विद वन इक्विवेलेंट ऑफ द अदर। ठीक है। जैसे मान के चलो कोई भी रिएक्शन तुम लोगों के पास में, समझिएगा ठीक से, अभी लिखना मतलब जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना ठीक से, हर पॉइंट को समझना। ठीक है। तो आप लोग कॉपी करना, इसको बाद में आपको कॉपी करने का पूरा टाइम दूंगा। मान के चलो तुम्हारे पास में एक रिएक्शन है, ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी गिविंग यू सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी। ठीक है ना। तो ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलता है कि इक्विवेलेंट ऑफ ए reacted will be equals to equivalent of B reacted will be equals to equivalent of C formed will be equals to equivalent of D। समझ में आया मैंने क्या बोला? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलता है कि जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे उनके इक्वल इक्विवेलेंट हमेशा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मैं तुमसे बोलूं अगर इसका एक इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट किया तो बी का कितना करेगा? बोलेंगे सर एक ही करेगा। सी का कितना बनेगा? एक। डी का कितना बनेगा? एक। इसका अगर 5 इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट किया तो इसका कितना करेगा? बोलेंगे 5। इसका कितना बनेगा? 5। इसका कितना बनेगा? 5। इक्वल इक्विवेलेंट रिएक्ट with equal equivalent to form the same number of equivalent of the product, equal equivalent of the product। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जो हो गया वो बहुत आसान काम हो गया। कोई भी रिएक्शन हो रहा है, दुनिया का कोई भी रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन में इक्विवेलेंट कैसे होते हैं? हमेशा इक्वल इक्विवेलेंट ही रिएक्शन करते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दुनिया का कोई भी रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन में क्या होता है? इक्वल इक्विवेलेंट ही रिएक्शन करते हैं हमेशा। ठीक है। इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा? इक्विवेलेंट तो क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है? अभी आपको बताया। इक्विवेलेंट क्या होता है? मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। यस और नो? यस सर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ से इक्विवेलेंट ऑफ ए का मतलब क्या होगा बेटा? आप बोलेंगे मास ऑफ ए अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए will be equals to mass of B upon equivalent weight of B will be equals to mass of C upon equivalent weight of C will be equals to mass of D upon equivalent weight of D। ये है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस और इससे तुम लोग बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन बना सकते हो। जहां पर पीओएसी भी काम नहीं आएगा वहां इक्विवेलेंट काम आ जाएगा। ठीक है सर, इतना कॉपी करो फिर आगे समझाएंगे। सर पहले 1 मिनट पहले वाली स्लाइड दिखा दीजिए बस 1 सेकंड के लिए। क्या बोल रहे हो बेटा? सर 1 सेकंड के लिए पहले वाली स्लाइड दिखा दीजिए। इसके पहले वाली स्लाइड मतलब क्या दिखाना है उसमें? इसके पहले वाली स्लाइड बेटा आपको इक्विवेलेंट वेट देखना है क्या? यस सर। मैं तो इसके आगे बेटा नॉर्मेलिटी वगैरह की बात करूंगा, वैसे इक्विवेलेंट वेट आपको देखना है तो ये सर जो आपने फॉर्मूला बताया था मोलर मास अपॉन एन फैक्टर वो इक्विवेलेंट मास का है। हाँ। और जो हमारे पास ये है मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास
वो किसका है? बता रहा हूँ बेटा, देखो आपको मैंने सबसे पहले ये बताया था कि जब कभी भी आप लोग जैसे ये तो मोल कैसे निकालते हो, गिवन गिवन वेट मास ऑफ अपॉन मॉलिक्यूल। मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास, ठीक है ना। जैसा मोल एक नंबर है ना कैलकुलेट करने के लिए कोई भी चीज, ऐसे इक्विवेलेंट भी एक नंबर है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल निकालते हैं ऐसे इक्विवेलेंट भी निकालते हैं। वो क्या है, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, समझ गए। तो ये है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का तरीका। जैसे नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका क्या होता था, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है ना। अब तुमसे पूछे इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो वो बोलोगे मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। या डेफिनेशन आप बता सकते हो, 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के लिए 1 ग्राम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए कितना वेट चाहिए होता है। वो बेसिक डेफिनेशन है, उसका रिजल्ट जो निकल के आए वो निकल के आए मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ये एन फैक्टर क्या होता है इसकी बात मैं करूंगा, है ना। मैं तुम लोगों से बोला था जिसको जल्दी है वो मैंने डाल दिया यूट्यूब पे लेक्चर उस चीज का, है ना। मैराडॉक्स का लेक्चर डालना स्टार्ट करते हो तो वहां से देख सकते हो। अभी कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों को, जब मैं पढ़ाऊंगा तब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये होगा मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ये एन फैक्टर क्या होता है, क्यों होता है, इसके बेटा बहुत ही अच्छी कहानी है ये सब, चलेगा धीरे धीरे करके आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, ठीक है। पैनिक नहीं लेना है कि एन फैक्टर नहीं बताया क्या नहीं। मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको चीजें देखो, जब तक क्वेश्चन नहीं होता तब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, तब तक चीजें थोड़ा सा रफली समझ में आता है। जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तब चीजें स्ट्रॉन्ग तरीके से समझ में आएगा। तो थोड़ा भी समझने का कोशिश कीजिए, ये फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। मैं हर चीज को रिपीट करता हुआ तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। सुनो, ये कहानी समझ में आई बेटा। देखो अगर तुम लोगों से बोले कि हम लोगों के पास में एक्स मोल्स ऑफ ए प्लस वाई मोल्स ऑफ बी मिलके कोई मॉलिक्यूल बनाता है ए एक्स बी वाई, है ना। इसमें भी क्या होगा, इसका एक इक्विवेलेंट इसका एक इक्विवेलेंट से कंबाइन करके इसका एक इक्विवेलेंट देगा, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इक्विवेलेंट आना यस चाहिए। सर। मैं बोल सकता हूँ इसमें भी इक्विवेलेंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ बी। सर जो ये है इक्वल्स टू वो जैसे जो इसमें इक्वल होंगी एक एक जो आपने दिया है वो हमारा इक्वलेंट वेट होगा या फिर इक्वलेंट नंबर्स होंगे? हम लोग नंबर्स। बात कर रहे हैं बेटा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं सबके। कोई ओके। रिएक्शन होगा तो सबके क्या होंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं, है ना। मान के चलो इसका 10 इक्विवेलेंट रिएक्शन किया तो इसका भी कितना करेगा 10, इसका कितना बनेगा 10। इसका कितना रिएक्ट किया 20, तो इसका भी कितना करेगा 20, इसका कितना बनेगा 20। अगर मुझे किसी एक सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मिल जाए तो मैं किसी का भी लिख सकता हूँ उसके बेस पे, और उसके बेस पे आगे के कैलकुलेशन लोग स्टार्ट कर सकते हैं। जो तुम लोगों ने एसिड बेस वाले रिएक्शन तुम लोग पूछ रहे थे, फिर कैसे होगा क्या होगा, वो सब उसी से आएगा तुम्हें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से। एक इक्विवेलेंट एसिड का किससे करेगा, एक इक्विवेलेंट बेस से रिएक्शन करेगा। ये 10 करेगा 10 से, 20 करेगा 20 से, 50 करेगा 50 से, 40 होगा तो 40 से करेगा। इक्वल इक्विवेलेंट रिएक्ट विद इक्वल इक्विवेलेंट टू फॉर्म इक्वल इक्विवेलेंट ऑफ द प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो एक बात सिंपल समझना बेटा, आपको 2 पॉइंट इस लॉ से याद रखना है। पहला पॉइंट तो यही था, इक्वल इक्विवेलेंट रिएक्ट विद इक्वल इक्विवेलेंट टू फॉर्म इक्वल इक्विवेलेंट ऑफ द प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहला तो यही पॉइंट है। यस सर। क्लियर है ना ये बात तुम लोगों को, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को समझने में। यस सर। कोई और पॉइंट में समझाऊंगा उसको समझिएगा। आप लोग इनका जो रूल भी याद रख सकते हो कि ये एक रूल है, ठीक है। आप सोचो सर आपने डायरेक्टली लिख दिया, इसको प्रूफ नहीं किया, इसको प्रूफ करना कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, जहां मन करेगा प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। तुम्हारा मन करे तुम बता देना, वहीं पे प्रूफ कर देंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। किसी भी रिएक्शन में प्रूफ किया जा सकता है, कोई दिक्कत उसमें तुम लोगों को नहीं होगी। पीछे में 4-5 एग्जाम्पल लिखा था, तुम्हारा मन करे उसमें प्रूफ कर लो, यहाँ प्रूफ करना चाहिए यहाँ कर लो, इसके आगे हम लोग रिएक्शंस लिखेंगे वहां प्रूफ कर लेना, कहीं पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत तुम लोगों को उसको समझने में नहीं आएगी प्रूफ कैसे हो रहा है, ठीक है। आसान सा टर्म है, बहुत आसान है। अभी सुनिए आप लोग, ये चीज आप लोगों को समझ में आई ना, ठीक से। चलो अभी मानो तुम्हारे पास में एक मॉलिक्यूल है बेटा ए एक्स बी वाई, वो देगा एक्स मोल्स ऑफ ए प्लस वाई मोल्स ऑफ बी। लिखना बस, सुनना बस, जब तक बोल रहा हूँ उससे सुनते रहना, ठीक है। हो सकता है ये चीजें तुम्हारे दिमाग में सही से ना बैठे। हमारे पास में क्या है, एक ए एक्स डी वाई टाइप का एक मॉलिक्यूल है, वो क्या कर रहा है, एक्स मोल्स ऑफ ए और वाई मोल्स ऑफ बी दे रहा है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास में इसका एक इक्विवेलेंट है तो इसका भी एक इक्विवेलेंट बनेगा, इसका भी एक इक्विवेलेंट बनेगा।
तुम्हारे पास में बेटा एक कंटेनर है जिसमें है AX/BY, कितना इक्विवेलेंट, एक इक्विवेलेंट। दूसरा कंटेनर जिसमें क्या है तुम्हारे पास में A है और B है, A का कितना इक्विवेलेंट है, एक इक्विवेलेंट, B का एक इक्विवेलेंट। ये दोनों कंटेनर अलग अलग है कि एक ही बात है? एक ही है सर। दोनों को मतलब एक ही बात है ना, दो अलग अलग तरीके से बोल दिए। यस सर, नो सर? यस सर। Yes, sir. कर लो, सबको समझना, दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों का मतलब एक ही है ना। एक तरफ मैं रिएक्टेंट के बेस पे बोल रहा हूँ, एक तरफ मैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम के बेस पे बोल रहा हूँ। अच्छा तुमसे पूछे इस डब्बे के बेस पे मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ मिक्सचर क्या होगा? आप बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ AX/BY के इक्वल होगा, इस कंटेनर का इक्विवेलेंट वेट जो होगा। मैं तुमसे बोला ये वाले कंटेनर का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, आप बोलेंगे इसमें AX/BY है इसलिए इसका इक्विवेलेंट वेट होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ AX/BY के इक्वल। यस और नो? Yes, sir. तो बोलो ये वाले डब्बे का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ B के इक्वल होगा। क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं है? बिल्कुल है। यस। बेटा यहाँ से एक और पॉइंट बनता है, एक और पॉइंट ये बनता है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द सम ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। किसी मॉलिक्यूल का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स के इक्वल होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वैसे सोचो, तुम्हारे पास में क्या है बेटा, H2O है। तुमसे बोले इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O किसके इक्वल होगा, जल्दी से बताओ। इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस H इक्विवेलेंट वेट plus ऑफ, हाइड्रोजन प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या? नो सर, No, sir. इनका इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में कोई मतलब नहीं है। AX/BY हम लोग X और Y से इंटू किए थे क्या? अभी नहीं किए ना। नो सर। तुम्हारे पास में क्या है बेटा, तुम्हारे पास में होता है मान के चलो Al2O3, तो से मुझे इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2O3 क्या होगा, बोलेंगे इट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। 2 पॉइंट आपको याद रखना है, इसका 2 रूल है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का रूल नंबर 1, इक्वल इक्विवेलेंट रिएक्ट विद इक्वल इक्विवेलेंट। क्लियर है सबको? दूसरा पॉइंट, इक्विवेलेंट वेट is equal to sum of equivalent weight of constituent atoms। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। weight of constituent atoms, इसका मतलब होगा कि तुम्हारे पास में अगर एक मॉलिक्यूल है AX/BY टाइप का, तो उसका इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ B। X और Y से हमें कोई मतलब नहीं है। क्लियर है दोनों पॉइंट? पहले इतना कॉपी करो फिर पीछे का कहानी लिख देना। समझ में आया सभी को मैं क्या बोला? हाँ सर। अगर तुम लोगों को ये दोनों पॉइंट क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और हम लोग 1-2 क्वेश्चन करवाएंगे तुम्हें ये दोनों पॉइंट और अच्छे से उसी में क्लियर हो जाएंगे और अच्छे तरीके से। ठीक है बेटा? देखिए हो गया, इतना नहीं हुआ? यस Okay, सर। sir. किसी का माइक ये वाला कॉपी कर लिया आपने इतना? चलो बेटा देखो, ये लिख लो जो भी आपको लिखना है यहाँ से। बात एक के दोनों में से कोई भी लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। दोनों पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया, पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है ना? और इक्विवेलेंट वेट ऑफ AX/BY भी लिखा हुआ है किसके इक्वल? इक्विवेलेंट ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ B के इक्वल। क्लियर हो गई बेटी सारी चीजें? कोई दिक्कत नहीं है ना? क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं लोग। सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अभी ये वाला। ठीक है? क्वेश्चन 12 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट react with 32 gram of oxygen. What is the equivalent weight of oxygen of the element if the equivalent weight of oxygen is 8? ठीक है? समझिएगा ठीक से मैं क्या बोल रहा हूँ। लिखना नहीं है कुछ, किसी को भी सिर्फ सुनना है और समझना है। देखो एक एलिमेंट है, वो क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है।
क्या बनाएगा अपना? ऑक्साइड बनाएगा बेटा, है ना? ये कुछ होगा ना रिएक्शन। यस सर। रिएक्शन तुम लोग बोलोगे इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट्स will be equal to equivalent of oxygen. इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा? मास ऑफ एलिमेंट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। यस और नो? Yes, sir. will be equal to mass of oxygen upon equivalent weight of oxygen. इक्विवेलेंट इसका कितना होगा बेटा? 12 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है बेटा? 32 अपॉन 8। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे? एलिमेंट कितना आ 48. जाएगा? 4। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? यस सर। सभी लोग मुझे बताओ एक बार, ये बात तुम लोगों को कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, समझ आया या नहीं आया? तो 3 आएगा शायद। सर 3 आएगा। नहीं आ रहा तो 3 लिख लो बेटा। बट एक बच्चा कौन रहेगा जिसने वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया? चलिए अच्छा सुनो, ये क्लियर है? सर रुक जाइए। लिखो, कॉपी करो आराम से। बड़े इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर किसी को कोई भी दिक्कत होती है मुझे तुरंत बता दीजिएगा। अगर सर यहाँ से समझ नहीं आया फिर से बता दीजिए, जो भी कोई पॉइंट में समझने में तुम्हें दिक्कत है, ठीक है? हो गया नयन? अब ये लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, उनके बेस पे आपको धीरे धीरे करके समझ में आता हुआ चला जाएगा। ये हर क्वेश्चन में आपको ये चीजें समझ में आती हुई चली जाएंगी, ठीक है सर? देखो नयन, हो गया बेटा कॉपी? 1 मिनट। करो बेटा। हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी। ठीक है, तो क्या बताना है? इक्विवेलेंट वॉल्यूम बताना है। समझिएगा कैसे हम लोग इसको निकालते हैं। सर हम्म, सर जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हमें इक्विवेलेंट वेट पूछा था, तो हमने इक्विवेलेंट वेट वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? इक्विवेलेंट वेट पूछा था हम लोगों ने, इक्विवेलेंट वेट वाला एन फैक्टर वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया ये बोल रहे हो? यस सर। बट हमें एन फैक्टर ये नहीं पता एलिमेंट कौन है, तो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? अभी तो आपको हमारे को अगर इक्विवेलेंट वेट पूछा है तो हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पे लगा सकता है, अगर हमारे पास एन फैक्टर नहीं पता हमें तो। बेटा अगर हम लोगों को देखो जो चीजें सेलेक्टिवली हम लोगों को गिवन होंगी, जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगा उसके बेस पे निकालेंगे, ठीक है ना? अभी मैं जितने भी क्वेश्चन तुम लोगों को कराऊंगा उनमें एन फैक्टर तुमसे नहीं निकलेगा, इसलिए ये वाला तरीका लगाएंगे, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस वाला, ठीक है ना? इक्वल इक्विवेलेंट इक्वल्स टू इक्वल इक्विवेलेंट वाला, तो एन फैक्टर काम नहीं आएगा, इसी से निकालेंगे। मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट से दोनों का कंपेयर करेंगे, उसके बेस पे चीजें निकालेंगे, ठीक है? ओके सर। देखो कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, ठीक है? ये जो मैं कैलकुलेशन करूंगा उसको ठीक से सुनिएगा सब लोग। आपको निकालना है बेटा हाइड्रोजन का, पता इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है आपको पता है? 1 ग्राम। ये होता है ना हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट। यस सर। हाइड्रोजन का 1 लेके तो बाकी सबका कैलकुलेट किया हम लोग। यस सर। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम, ठीक है? आपको पता है बेटा 2 ग्राम हाइड्रोजन का 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? आपको पता है 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। यस सर। तो हाइड्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन का मतलब कितना होगा? 2 ग्राम। 2 ग्राम का मतलब होगा 22.4 लीटर। 1 ग्राम का मतलब कितना हो गया बेटा आप लोगों ने? 22.4 अपॉन 2।
दैट इज हो जाएगा 11.2 ना। ये होगा ना इक्विवेलेंट वॉल्यूम, यस और नो? यस सर। यस सर। ये हो गया बेटा इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। किसी को कोई दिक्कत हो समझने में तो बताओ मुझे। सर एक बार बताना दोबारा। हाँ बेटा ऑक्सीजन का बताता हूँ तुम्हें, ये वाला भी अपने आप से समझ में आ जाएगा। देखो ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का 1 मोल का मतलब कितना होगा? 32 ग्राम। भाई 1 मोल ऑक्सीजन लोगे तो कितना होगा? 42 ग्राम। हाँ सर। 32 ग्राम में कितना वॉल्यूम होगा? 22.4 लीटर। 22.4। 1 ग्राम में कितना होगा बेटा? 22.4/32। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है बेटा? 8 ग्राम होते हैं। सर नो? तो आपको 8 ग्राम में कितना वॉल्यूम होगा वो निकालना है ना। हाँ सर। 22.4 अपॉन 32 इंटू 8 तो हो जाएगा 22.4 अपॉन 4 दैट इज 5.6 लीटर। समझ आया क्या सभी को? सर ये यस सर। यस सर। इक्विवेलेंट सर ये क्या वेट याद ऑफ करना पड़ेगा ऑक्सीजन। ये वाले? हाँ यही पूछ रही थी सर मैं भी। याद भी कर सकते हैं आप चाहे तो, टाइम पढ़ने पे निकाल भी सकते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट वॉल्यूम इक्विवेलेंट वेट तो आपको पता ही है ना? नहीं समझे? नहीं सर मैं नहीं समझी। नयन क्या बोल रहे हो कैसे बताओ। निकालेंगे सर? मुझे नहीं आया। बेटा देखो हम लोग क्या करेंगे कि आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, ठीक है ना? इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन सर इक्विवेलेंट निकालना है। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन तो मुझे आ गया, और पर क्या? जैसे आपने अभी इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन 8 बताया ना, वो कैसे पता चलेगा? बेटा ऑक्सीजन का जनरल वेट वो कैसे पता चलेगा? हम लोगों ने इसका रिएक्शन करवाया H2 + O2 गिविंग H2, तो 4 ग्राम से रिएक्शन करता है 32 ग्राम। 1 ग्राम से करने के लिए कितना चाहिए? 8 ग्राम चाहिएगा ना। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? 8 ही तो हो गया। सर हमेशा हम हाइड्रोजन से ही कराएंगे? हमेशा क्या बोल रहे हो? हमेशा हाइड्रोजन से ही कराएंगे? हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करेगा तभी तो बताएंगे ना इक्विवेलेंट वेट कितना होता है। वो वाली क्लास नहीं देखी थी ना जो उस दिन 15 मिनट वाली थी, इसलिए क्या कह रहे हो बेटा? सर वो जो 15 मिनट वाली क्लास हुई थी ना उस दिन वो मैं ली नहीं थी, इसलिए मुझे समझ नहीं। बेटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन जो होगा, हम लोग हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करा के ही किसी का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, ठीक है ना? हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएंगे तब जाके इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे किसी का भी। तो आप लोगों ने देखा 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए? 8 ग्राम चाहिए। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? 8 ग्राम हो गया, ठीक है? तो किसी का भी समझ गई सर। वेट निकालना है आपको, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके निकालोगे। अभी मैं इसको ओके एक और बताता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो आपको निकालना है इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन ना। यस सर। तो पहले तो आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन पता होना चाहिए। वो कैसे निकालोगे? N2 + 3H2 गिविंग 2NH3 से आप निकालोगे कि ये बेटा 28 ग्राम रिएक्शन करता है कितने से? 6 ग्राम से। 1 ग्राम से रिएक्शन करने के लिए चाहिएगा 14/3। यस सर। यस और नो? यस सर। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ यस सर। इक्विवेलेंट वेट ऑफ 14/3। 3 आपको पता है 28 ग्राम अगर नाइट्रोजन लोगे बेटा तब जाके कितना होगा? 22.4 लीटर। यस सर। तो 14/1 लीटर में बेटा एक के लिए कितना होगा बताओ? एक के लिए 22.4 डिवाइड बाय 28। 2.4/28। 22.4 अपॉन 28। 28। 28। 3 के लिए कितना होगा? बोलेंगे 22 पॉइंट 4 अपॉन 28 इंटू 28 14/3। क्या आएगा? 3.7 लीटर, है ना? ये अगर ये 6 आ गया ना डिवाइडेड में, 2 टाइम्स का 3 × 6 तो ये हो गया 3.8 लिखो, 3.76 आता है आई थिंक, है ना? तो ये हो गया इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। तो अगर तुम्हें किसी का इक्विवेलेंट वेट नहीं पता है तो तुम लोग क्या करोगे? उसका हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवा के निकालोगे, ठीक है? देखो अभी आप मेरी पहले सिंपल बात सुनो, अभी मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है ना?
आगे चल के आप लोग ऐसे तरीके की सीखेंगे जहां पे आपको इसका रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाने का जरूरत नहीं होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? लेकिन अभी आप पहले बेसिक को सीखिए, फिर उसके बाद में एडवांस लेवल की क्या चीजें होती हैं, कैसे हम लोग निकालते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्यों करते हैं, वो सब आपको धीरे धीरे करके सिखाया जाएगा। अभी आप बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के, इक्विवेलेंट वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सारी चीजें, वो सारी चीजें, ठीक है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। आप लोग जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालते थे बेटा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आप निकालते थे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता था? मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्या होता था? मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता था। सेम तरीके से तुम लोग निकाल सकते हो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तुम लोग एक और तरीके से निकाल सकते हो, वो क्या होगा? वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। यस और नो? यस सर। भाई मोल निकालने के लिए वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करते थे, इक्विवेलेंट निकालने के लिए वॉल्यूम को इक्विवेलेंट वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है सर? कोई दिक्कत किसी को हो तो मुझे बताओ, कोई परेशानी समस्या? सर ये वॉल्यूम वाली क्या बात है बताने को? बट आप बताओ कि हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे? मैं तुमसे बोलूं, अब सिंपल सोचो, सिंपल से सोचा करो। तुमसे बोले कि बेटा 22.4 लीटर में हाइड्रोजन तुम्हारे पास में, इसमें कितने इक्विवेलेंट होंगे? 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन तुम्हारे पास में कितना इक्विवेलेंट होगा? तुम बोलोगे कि सर 11.2 का मतलब होता है एक इक्विवेलेंट, है ना? यस सर। इक्विवेलेंट वॉल्यूम यही है ना, 11.2 तो निकाले थे हम लोग इसका। हाँ सर। 22.4 में कितना हो? तुम बोलो 22.4 अपॉन 11.2 कर दे तो आ जाएगा। तो वॉल्यूम को किससे डिवाइड कर दिया तुमने? इक्विवेलेंट वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। देखो मैं आपको बार बार एक चीज बोलता आया हूँ कि जब कभी भी आपका दिमाग घूमने लगे तो बेसिक से तो सोचा करो। बेसिक से क्या? वही सोचा करो कि 1 रुपए की कितनी टॉफी आती है, 2 रुपए की कितनी आएंगी, 4 की कितनी आएंगी, 10, 100 टॉफी ले आए तो कितने रुपए खर्च किए। वही सोचना है तुम्हें यहाँ पे भी। बस टॉफी को और रुपए को मैं क्या कर दिया हूँ? वॉल्यूम और इक्विवेलेंट वॉल्यूम से रिप्लेस कर दिया हूँ। यस सर नो सर? यस सर। तो तुमसे बोले कि 1 रुपए की 11.2 टॉफी आती है, तो 22.4 टॉफी में कितने रुपए हो गए? तुम तुरंत से निकाल दो। वही चीज है यहाँ पे भी है, वो टॉफी वाला कॉन्सेप्ट ही है, बस मैं वॉल्यूम, बस वो टर्म नाम दूसरा यूज कर रहा हूँ। तुम लोग को लग रहा है तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। समझ में आया मैं क्या बोला? तो कई बार चीजें आसान होती हैं लेकिन हम लोग उसको डिफिकल्ट मान लेते तो वो डिफिकल्ट बन जाती है। इजी तरीके से सोचा करो, जब कुछ भी काम ना आए तो बिल्कुल बच्चों की तरह सोचना स्टार्ट कर दो। मान लो 3rd क्लास में तुम लोग पढ़ रहे हो, 3rd क्लास में तो कैसे सॉल्व करते हो, उसे तुम्हारा आंसर भी आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे आप लोग? यस सर। लेकिन 3rd क्लास के बच्चे तुम्हारी तरह नहीं होते बेटा, उनसे एक बार कोई चीज बोली जाती है वो मान लेते हैं। तो डेली बोलते हैं वीडियो ऑन करने के लिए, आकांक्षा के अलावा कोई वीडियो ऑन ही नहीं करता। एक छोटा सा काम नहीं कर पाते तुम लोग डेली बोलने के बाद। अभी भी नहीं किया? देखो लिख लिया तुमने ये सब? यस सर। पूजा, तारा, हिमांशु, सिद्धार्थ, मोनिका, आन्या, ये लिख लिया सब कुछ? लिखो बेटा इसको। यस सर नहीं बेटा, वीडियो ऑन करना है तुम्हें। यस सर। कर लो बेटा इसको, कॉपी करो आराम से, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? यस सर हो गया। सभी का हुआ? नयन? यस सर। एक सेकंड से कर रही हूँ। लिख लो बेटा।
हो गया सर। बेटा 11th के सारे चैप्टर्स हमें तुम्हें बहुत स्लो पढ़ाएंगे, जितना स्लो हो सकता है उतना, हर चैप्टर को। लेकिन जब 12th में जाएंगे तो स्कूल कितना हो जाएगा एकदम से 4-5 गुना। तो 12th के चैप्टर्स एकदम से हलवा चैप्टर होते हैं, बहुत इजी चैप्टर्स होते हैं। पूरा का पूरा दिमाग, तुम्हारी जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट क्लास होता है 11th क्लास। इससे डिफिकल्ट कुछ नहीं होता। ये तुम लोग फोकस करके मेहनत करके पढ़ लिए। देखो 11th क्लास में मैं तुम लोगों को बता दूं, एक्चुअल में तुम लोगों ने जब तक पढ़ा 10th क्लास तक, है ना, वो कोई ज्यादा खास काम आने वाला नहीं है। सब कुछ तुम सीखोगे अभी 11th में, सब कुछ हर चैप्टर में तुम लोग सीखोगे, हर चैप्टर में। चाहे मैं कोई भी चैप्टर उठा लूँ 11th में, हर चैप्टर में नया कॉन्सेप्ट होगा, हर चैप्टर में तुम लोग सीखोगे। लेकिन जैसे 12th में आ जाओगे, 12th में आते ही हम लोग 11th का कॉन्सेप्ट यूज करने लगेंगे। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट नया नहीं आएगा, जो 11th में सीखे उसके एप्लीकेशंस पढ़ने लगेंगे, तो वो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। कोई चीज़ जब नया सीखते हैं तो टाइम लगता है। अभी आप लोग मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो, आपको मोल निकालना में दिक्कत होती है, मोल फ्रैक्शन निकालने में कुछ लोगों को दिक्कत होती होगी। अब जब आगे चल के पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि हम लोग जब थर्मो सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग गैसियस स्टेट ऑफ मैटर सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग इक्विलिब्रियम केमिकल आयोनिक सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है हर क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ रहा है, हर क्वेश्चन में मोलरिटी निकालनी पड़ रही है। वो तो बेसिक तरीका हो गया, उसके आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में फिर। समझ रहे हो चीजें? अभी तुम्हें लग रहा है डिफिकल्ट है, तो तुम्हें लगेगा तो बहुत आसान था। ये तो निकालना ही पड़ेगा हमें, क्वेश्चन को करना है तो। ये जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें हैं, ये बेसिक्स है। ये तुम्हें आगे के चैप्टर्स को, इस चैप्टर का नाम क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो बाकी केमिस्ट्री को समझने में तुम्हें हेल्प करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर से नीट जो होता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। आईआईटी डायरेक्ट पूछ भी लेते हैं, नहीं भी पूछता, क्योंकि आईआईटी में नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे होते हैं, कम होते हैं। जितने चैप्टर्स हैं उससे भी कम क्वेश्चन आते हैं। 30 के आसपास चैप्टर बनते हैं केमिस्ट्री में और 25 क्वेश्चन आते हैं। हर चैप्टर को देख के क्वेश्चन नहीं मिला ना। वहीं पे क्या होता है, नीट में क्या होता है, क्योंकि 45 क्वेश्चन आते हैं, तो कोई चैप्टर से 2 क्वेश्चन भी आते हैं, किसी से एक एक क्वेश्चन तो सब चैप्टर से आते ही आते हैं। चाहे वो इजी चैप्टर हो चाहे डिफिकल्ट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। चलिए, नेक्स्ट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ मेटल इज डबल दैट ऑफ ऑक्सीजन। हाउ मेनी टाइम्स इज द वेट, इज द बेटा, इज ही नहीं है, इज द वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड ग्रेटर देन द वेट ऑफ द मेटल। क्वेश्चन समझिए क्या मैं बोल रहा हूँ, पहले लिखिए मत समझिए बेटा। बोल रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल जो है वो ऑक्सीजन का डबल है। मान लेते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन तुम्हें याद नहीं कितना है, x है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 2x। 2x। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड क्या होगा बेटा, बताओ तुम। x plus 2x। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। बेटा कितना हो जाएगा, x प्लस 2x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। मेटल ऑक्साइड होगा वो 2 एलिमेंट से बना होगा ना, ऑक्सीजन से और मेटल से। उनका कितना कितना एटम है उससे कोई मतलब है हमें नहीं, तो इन दोनों का ऐड करना है, चाहे उसका फॉर्मूला कुछ भी हो। आपको पता है बेटा, मेटल प्लस ऑक्सीजन ने रिएक्शन करके क्या बनाया होगा बेटा, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड। तुम लोग ये बोल सकते हो ना कि इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल will be equal to equivalence of metal oxide. Mass of metal upon equivalent weight of metal will be equals to mass of metal oxide upon equivalent weight of metal oxide. Mass of metal upon 2x will be equals to mass of metal oxide upon 3x. So mass of metal oxide upon mass of metal will be equals to 3x upon 2x. कितना आ गया, 1.5। आपको समझ में आया ना, मास ऑफ मेटल ऑक्साइड इज 1.5 टाइम्स द मास ऑफ मेटल। ये पूछ रहे ना, हाउ मेनी टाइम्स द वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड ग्रेटर देन द मेटल। कितना ज्यादा हैवी है बेटा, 1.5। क्या किसी को दिक्कत है क्वेश्चन समझने में? नो सर। बताइए कितने लोगों को समझ में आया?
बेटा 2 लोग रह गए हैं अभी पार्टिसिपेट करने के लिए, एक बच्चा रह गया है। एक बच्चा बोल रहा है उसको कुछ कुछ आया है, फिर से बता देता हूँ। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है बेटा? देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन अगर x है तो मेटल कितना होगा, 2x होगा क्योंकि डबल है। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज डबल दैट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन का x तो मेटल का कितना होगा, 2x। मेटल ऑक्साइड का कितना होगा बेटा, मेटल प्लस ऑक्सीजन के इक्वल होगा। मेटल का 2x है, ऑक्सीजन का x है, मिला के कितना होगा, 3x हो गया। आपको पता है मेटल ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाया है ना। जैसे बोल सकते हो इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल विल बी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल ऑक्साइड। इक्विवेलेंट क्या होगा, मास ऑफ वन इक्विवेलेंट वेट, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट रख दिया हम लोग और सॉल्व कर दिया, ठीक है। कॉपी करो इसको जल्दी से। क्या आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? सर हम इसमें 8 भी तो मान सकते थे ऑक्सीजन का वेट, कि हमें दिया होता तो ही मानते। 8 और 16 लेके भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसका लिया 8, इसका हो जाएगा 16, ये हो जाएगा बेटा कितना, 24, ये हो जाएगा 24 अपॉन कितना बेटा, बताओ 16, ये भी आएगा 3/2। जैसे जो भी मर्जी आपकी, जो भी मन करे वो लेके सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। मैं इसलिए बताया हूँ एक्स लेके भी सॉल्व करेंगे तो भी आंसर सही आएगा। 8 आपको पता है, अच्छी बात है, आपको नहीं पता तो एक्स मान लो, ठीक है। हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा। यस सर। ड्राई हाइड्रोजन गैस, अभी सुनिएगा, लिखिएगा क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को सुनिएगा। ड्राई हाइड्रोजन गैस वाज पास्ड ओवर 1.58 ग्राम ऑफ रेड हॉट कॉपर oxide till all of it is completely reduced to 1.26 gram of copper, and in this process 0.36 gram of water is also formed. What will be the equivalent weight of copper and oxygen? ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बताओ। तुम्हारे पास में कॉपर ऑक्साइड है, ये है ना, इससे तुम लोगों ने हाइड्रोजन गैस पास करवाया, ये कितना है बेटा, 1.58 ग्राम है ना। यस सर। तो उसमें से क्या निकला, कॉपर निकला 1.26 ग्राम, प्लस में क्या निकला बेटा, पानी निकला, वो कितना, वाटर 0.36। ये इन्फॉर्मेशन दिया है, बोल रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर क्या होगा ये बताइए, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा ये बताइए, ठीक है। मान लेते हैं ये एक्स है, ये मान लेते हैं वाई है, कोई दिक्कत। नो सर। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना हो जाएगा ये बताओ। मोलर मास, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। देखो यहां से तुम लोग बोल सकते हो इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड मास अपॉन will be equal मोलर to मास। equivalence of copper will be equal to equivalence of water, है ना। इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, x plus y will be equals to mass upon equivalent weight will be equals to mass upon equivalent weight। वाटर का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा बेटा, y जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 plus y 1 प्लस वाई। सॉल्व कर लोगे, एक्स वाई में दो इक्वेशन बनेंगे, एक्स वाई आ जाएगा। यस सर।
पहले इन दोनों को लेके सॉल्व कर, एक्स वाई का रिलेशन बना लेंगे, फिर इन दोनों को लेके रिलेशन बना लेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। नयन? यस सर, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है तो। क्या बोल रहे हो बेटा? यस सर, पर थोड़ा कंफ्यूजन है थोड़ा। कहाँ पे कंफ्यूजन हुआ बेटा, ये बताओ। ये जो लाइन लिखे हैं वो ठीक है, समझ में आई? देखा ये वाली। यस सर। और ये बताओ इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा? मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ अपॉन कॉपर इक्विवेलेंट ऑक्साइड। वेट। मास ऑफ कॉपर अपॉन सर इक्विवेलेंट। मैं उधर, ये तो हो गया सर, वो उस तरफ वाला नहीं आया। जैसे ये है ना इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, हमने वैसे क्यों नहीं निकाला? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर निकाल के और फिर मास अपॉन कॉपर और इक्विवेलेंट वेट ऑफ। हमारे पास में इक्विवेलेंट वेट है कहाँ बेटा, ये तो बताओ। आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड निकालना है, इक्विवेलेंट्स नहीं है, इक्विवेलेंट वेट है ये। इक्विवेलेंट Yes, वेट sir. ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना होगा? कॉपर प्लस ऑक्सीजन होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। होगा सर। तो एक्स एक्स किसका इक्विवेलेंट वेट माने हम लोग? कॉपर का। और वाई किसका माने हम लोग? ऑक्साइड का। कॉपर का। दोनों ऐड कर दिए। Yes, sir. बेटा आप सिंपल सोचो, आप इन सबके इक्विवेलेंट को कंपेयर करेंगे, ठीक है? इक्विवेलेंट क्या होता है? मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट ही तो होता है। तुम्हें तीनों का मास पता है, तुम्हें इक्विवेलेंट वेट तो चाहिए सबको Yes, कंपेयर sir. करने के लिए। तो Yes, sir. तीनों का मास पता है कि नहीं पता? कॉपर ऑक्साइड का पता है, कॉपर का पता है, वाटर का पता है, पता है। और तीनों का वेट पता है। Yes, तो sir. मुझे क्या चाहिए? इक्विवेलेंट वेट चाहिए सबका, जिससे मैं इनके इक्विवेलेंट निकाल के कंपेयर कर सकूं। Yes, sir. कितना हो जाएगा? 1.58 अपॉन एक्स प्लस वाई। ये हो जाएगा 1.26 अपॉन वाई। वाई है क्या एक्स है? एक्स। ये हो जाएगा बेटा 0.36 अपॉन 1 1 प्लस plus y. वाई। अब देखो इनको तुम लोग सॉल्व करोगे, एक रिलेशन आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? 1.58x will be equals to 1.26y plus 1.26x। आया ना? Yes, sir. एक्स वाई का रिलेशन मिल गया ना? जब उसमें इनको x और सॉल्व y की करोगे एक्स वाई वैल्यू का पुट एक और रिलेशन मिल जाएगा, वो आ जाएगा 1.26 प्लस 1.26y will be equals to 0.36x। ये दो इक्वेशंस हैं, एक्स और वाई आपको निकालना है, सॉल्व करके निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? निकाल लेंगे सर। एक्स वाई निकालना है। एक्स आएगा 63.5 आ रहा है कि उसका आधा आएगा शायद। वाई एक्स किसका वेट माने हम लोग? इसका। तो एक्स आएगा आई थिंक 63.5 अपॉन 2, वाई तुम्हारा आएगा 8। ऑक्सीजन का तो 8 होता है, ये निकलवाया है वो अलग बात है, ठीक है ना? ऑक्साइड जब बोल दे तो ऑक्सीजन का वेट इक्विवेलेंट वेट 8 होता है। ये क्यों होता है? अभी मैं इन स्टैंडर्ड चीजों को आपको बता नहीं रहा हूँ, जब एन फैक्टर कैलकुलेट करना सिखाऊंगा तब बताऊंगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। कॉपी करो पहले इसको सब लोग। Excuse me, sir. हाँ बेटा। Sir, like in this question, we knew the equivalent weight of oxygen. So is it necessary for us to calculate and show it? क्या बोल रहे हो बेटा? कैलकुलेट करना जरूरी है कि नहीं? Yes, sir. जरूरी है बेटा, बिल्कुल जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको पता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन जो होता है दैट इज नॉट फिक्स, दैट मे वेरी फ्रॉम रिएक्शन टू रिएक्शन, ठीक है ना? Yes, sir. वो रिएक्शन टू रिएक्शन चेंज हो सकता है। मैं आपसे बोलूँ H2 प्लस O2 गिविंग H2O, इसमें अलग है।
इन दोनों में अलग अलग इक्विवेलेंट वेट है, ठीक है ना। Yes, sir. हो गया बेटा कॉपी सभी का। Yes, sir. तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा बेटा, उनका स्क्रीनशॉट लेना या नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। एक बार ट्राई करना है आपको ये क्वेश्चन जो मैं आपको शो कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है बेटा, जो इसको करके लाएगा उसको 5 रुपए मिलेंगे बेटा। वे आकांक्षा के 5 रुपए उधार हैं, इसको दे देंगे जब ये सेंटर आएगी। सर मंडे से ओपन हो रहा है ना? मंडे से बेटा अभी कोई कंफर्म नहीं है। आपके काफी सारे क्लासेस तो बेटा ऑनलाइन ही चलेंगे अभी, क्योंकि मसूद सर नहीं है यहाँ पे, आकाश सर नहीं है, मैं भी थोड़ा बाहर रहूंगा कल से, इस वजह से मैं भी नहीं होऊंगा। अभी आप लोगों में से जितने बच्चे हैं, हार्डली कोई भी आपके, कुछ ही बच्चों के पेरेंट्स शायद अलाउ करेंगे भी सेंटर आने के लिए, है ना। काफी सभी लोगों पे तो मेरे ख्याल से बोलेंगे कि नहीं आप जाओ सेंटर। सर मैं तो आगरा में नहीं हूँ। क्या बोल रहे हो बेटा? सर मैं तो आगरा में ही नहीं हूँ इस समय। कोई बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसे ही हैं आगरा में नहीं है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें दिक्कत में है अभी, इस वजह से क्लासेज ऑनलाइन ही रहें तो ही बेटर है। काउंसलिंग वगैरह के लिए, डाउट्स वगैरह के लिए देखेंगे, आपको बुला लिया करें या फिर बीच बीच में कभी जैसा कुछ रहेगा। बाकी आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो मिल ही जाएगा प्रॉपर तरीके से ना। ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिला नहीं है ना कि स्टार्ट हो रहा है मंडे से, आपने हवा में उड़ता उड़ता सुना होगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा चलो। नोट किया आपने? बेटा एक पॉइंट और आप लोग अच्छे से याद रखना कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप आईआईटी में एक बहुत अच्छा स्कोर करें तो आपको केमिस्ट्री कैसे वीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। जैसे बायो वाले बच्चे होते हैं ना बेटा, बायो वाले, अगर वो नीट वाले जो बच्चा है वो बायो नहीं पढ़ेगा तो क्या ही नीट निकालेगा ना, क्योंकि इससे आसान दुनिया का कोई सब्जेक्ट होता नहीं है। उनको याद ही करना है ये चीजें और इसको करना है। अब इससे आसान तो कोई यानी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है पूरा का पूरा ना, कोई ज्यादा दिमाग दिमाग तो लगाना नहीं, सोते सोते पढ़ लेते हैं, है ना। अब क्या होता है, ऐसे ही आपके लिए जो केमिस्ट्री होता है वो आईआईटी वालों के लिए सबसे इजी होता है। कुछ चैप्टर्स हैं अभी परेशान करेंगे, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो वो आसान हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, ये दोनों ही पार्ट स्कोरिंग होते हैं, और फिजिकल भी स्कोरिंग है। फिजिकल 12th वाला हाई स्कोरिंग होता है। आपको 11th के फिजिकल में सिर्फ 2 चैप्टर डिफिकल्ट मिलेंगे। कौन से 2 चैप्टर्स हैं? थर्मो है और इक्विलिब्रियम है, और उसका भी आयोनिक वाला पार्ट डिफिकल्ट है, लेकिन उनके भी क्वेश्चन तुम लोग आसानी से बना सकते हो। बाकी पूरा केमिस्ट्री एकदम से आसान चलता है, आप मोल में मेहनत कर लेंगे। जो बच्चा इस मोल में अच्छे से मेहनत कर लेगा ना, उसको लगेगा केमिस्ट्री तो हलवा है, आप तो इसमें कुछ नहीं, ऐसे उड़ा देंगे।
ठीक है, जैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आएगा, केमिकल बॉन्डिंग आएगा, इजी चैप्टर्स आएंगे आप लोगों के लिए। चलो ये आप लोग लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नहीं आया क्वेश्चन, कहाँ चला गायब ही हो गया। चलो एक क्वेश्चन सिर्फ पीछे वाला नहीं लिख पाया अभी। लिख लो, एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। देखो मेटल, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। अच्छा ये बताओ तुम लोगों को, कितने लोगों को ये एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना आता है? आता है सर। सबको आता है ना ये? यस सर। सिद्धार्थ, मोनिका, हिमांशु, पूजा? No, sir. नहीं आता? चलो इसको हम सिखा देंगे। मैं आपको एक बात बताऊँ, इसमें ज्यादा मत बेटा उलझना, ठीक है ना? अगर आप एम्पेरिकल फॉर्मूला के क्वेश्चन देखेंगे आपको अलग अलग लेवल के मिलेंगे, लेकिन उनको करने का कोई मतलब नहीं होता। ये एक बेसिक तरीका है और ये आपको सिर्फ ये आना चाहिए कि इसको कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। समझे कि नहीं समझे? ये आपको इतना ही आना चाहिए, उसके आगे आपको इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है। तो आपको दुनिया भर के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन उनका कोई यूज नहीं है, रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि ये आसान चीजें हैं और ये एक तरीका ऐसा है जिसमें एक लेंथी तरीका है ना? ये कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीका नहीं है। ये मानो कि आप लोग कोई क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें स्टेप्स आते आ रहे हैं, उनको निकालते हुए चले जा रहे हो, ठीक है? ये ब्रेन घुमाने वाला तरीका नहीं है। तो ये वाले में आपको कल ये मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में आपको ये चीजें, एम्पेरिकल फॉर्मूला, और हम लोग मोल 1 को खत्म करेंगे, ठीक है ना? और मोल 2 की तरफ बढ़ेंगे। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसको मोल कॉन्सेप्ट हम लोग बोल रहे हैं। तो मोल को दो पार्ट सर में बस पढ़ते हैं। इक्विवेलेंट वेट यहीं तक था। हाँ इक्विवेलेंट वेट अभी तो यहीं तक है बेटा, इसको पूरा करेंगे मोल 2 में। सर जो मोल वन वाले मॉड्यूल में दिए हैं वो बस इसी बेसिस पे होंगे। बेटा मोल 1 में जो क्वेश्चंस हैं वो एसिड बेस के सब जगह के दिए हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो मिक्सअप मिलेंगे। जैसे मोल 2 आप लोग कर लेंगे तो आपको 1 वाले भी क्वेश्चन हो जाएंगे, 2 वाले भी सब हो जाएंगे। तो इसका कुछ चीजें मोल 2 के साथ में पढ़ेंगे जो आपको मोल 1 में समझ में आएगा ही नहीं। मोल 2 की कुछ चीजें जो आपको पढ़नी होती है उनको नहीं पढ़ेंगे तो आपको फिर ये आएगा ही नहीं समझ में, ठीक है ना? तो इसलिए हम लोग पहले वो वाला चीज डिस्कस करेंगे, तो आपको इक्विवेलेंट के क्वेश्चन करने आप लोग स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है? छोड़ेंगे कुछ नहीं बेटा, सबका अपना अपना टाइम आएगा करने का, बताने का कौन सी चीज कब पढ़ी जाएगी कब नहीं पढ़ी जाएगी, ठीक है? सबको अलग अलग टाइम पे हम लोग पढ़ते हैं। चलो बेटा इसके आगे आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर।